So hello everyone, I welcome you all to a new session of some basic concepts of chemistry. आज हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 3 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ एंड फिर हम जाएंगे हमारे एटॉमिक मास यूनिट पे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा 7009294662। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन हमारे बैच को ज्वाइन करना, देन आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर से या फिर किसी नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, देन आप ऑफलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अब ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं लेकर आया हूँ मैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है भाई? डाल्टन नाम का एक बंदा था, जॉन डाल्टन। वो आया, उसने कुछ बहुत 3-4 ऑब्वियस से पॉइंट बताए हमें एटम के बारे में, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, एटम वर्ड कहाँ से आया? तो एक वर्ड है एटोमिया, जो कि ग्रीक वर्ड है। वहाँ से हमें क्या मिला? एटम वर्ड मिला। इस एटोमिया का मतलब होता है वो चीज़ जो इनविजिबल हो और इनडिस्ट्रक्टिबल हो। ठीक है, अनडिस्ट्रक्टिबल हो और इनविजिबल हो। यहाँ पर एटम का क्या मतलब है? एटम मैटर की वो छोटी से छोटी चीज़ है। ठीक है, मैटर का वो स्मॉलेस्ट जो है हिस्सा है जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट, कहाँ गया कर्सर, ये रहा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, किसका? आपके किसी मैटर का, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। फिर आता है आपका भाई कि एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट्स, दे आर आइडेंटिकल। अब भाई देखो, मैंने आपके सामने अगर इतना सा सोडियम का टुकड़ा रखा, तो इतने से सोडियम के टुकड़े के अंदर बहुत सारे सोडियम एटम होंगे, और वो सभी के सभी सोडियम एटम्स जो हैं वो सेम ही नेचर के होंगे, फिजिकली भी और केमिकली भी। क्लियर? चलिए, फिर आता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज लाइक साइज एंड वॉल्यूम। जैसा हम देखते हैं कि हर एटम का अपना अपना एक अलग साइज होता है। मान लीजिए सोडियम के जो आपके एटम्स होते हैं उनका साइज कुछ और होगा, मैग्नीशियम के एटम्स का साइज कुछ और है, एल्यूमिनियम के एटम्स का साइज कुछ और है। ठीक है, ऐसे इनका वॉल्यूम्स भी फर्क आएगा, फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आएगा। ठीक है, ये चीज़ ना हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आपकी मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपके एटम्स का साइज क्या है। ठीक है, सो जनरली जो साइज का ट्रेंड होता है, प्रॉपर्टीज का ट्रेंड भी वही रहता है। ठीक है, सो ये हम चीज़ जो है थोड़ा हायर लेवल पर जाके डिस्कस करेंगे। फिर भाई बात आती है हमारी कि एटम्स जो होते हैं दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लास्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। अभी जस्ट हम इससे पीछे वाले लेक्चर्स में यही चीज़ पढ़ के हटे हैं कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे? किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। फिक्स्ड रेशियो का मतलब जैसे वाटर के लिए था 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड रेशियो है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ रही होगी, आप छोटी क्लासेस में भी फॉलो करते थे। ठीक है, लोअर क्लासेस में आप इसको फॉलो कर चुके हो। एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हमारे किसी भी एलिमेंट को, उस एलिमेंट का सिंबल होगा। ए यहाँ पर बच्चा रिप्रेजेंट करता है हमारा एटॉमिक मास, और जो जी है हमारे पास, जो जेड है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपको एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के पैर में लिखना है और उसका एटॉमिक मास ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके सर पे। चलिए भाई, अब सभी बातें जो हमने बेसिक बेसिक करनी थी वो हम कर ली। अब आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे मासेस। ठीक है, अब हम अलग अलग मास यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो जितने भी सारे मैं मास के यूनिट्स आपको बताऊंगा ना, ठीक है, जितने भी टाइप के हम मास पढ़ेंगे, हम रैम पढ़ेंगे, हम गैम पढ़ेंगे, ठीक है, हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे, इन सब की ना एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये सभी के सभी का जो बेस होता है, इन सभी का बेस जो है वो एटॉमिक मास यूनिट से शुरू हुआ है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज सेम होती हैं। मतलब अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि सोडियम का वेट जो है वो 23 ग्राम होता है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल प्लॉट कर रहा हूँ कि सोडियम का वेट जो है वो 23 ग्राम होता है, तो मैं कहूँगा कि उसका ग्राम एटॉमिक वेट भी 23 है। ठीक है, उसका रिलेटिव एटॉमिक वेट भी 23 है। सो सिर्फ फर्क किस में आएगा? यूनिट्स में चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसे 23 AMU लिख दो या फिर 23 ग्राम लिख दो, ये चीज़ का फर्क आएगा। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू हमेशा सेम रहेगी इन सभी मासेस की। धीरे धीरे करके हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहली चीज आती है आपकी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज भाई योर AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर? एक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा।
ठीक है, एक आपके सामने कार्बन 12 एटम है, उसका 12वां हिस्सा जो होगा उसका मास होगा आपका एटॉमिक मास यूनिट। सर ये कार्बन 12 क्या है भाई? कार्बन 12 जो है जनरली हम इसको सिंपल नॉर्मल वाला कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इसको कार्बन 12 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसा आप जानते हो कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। कार्बन 12 होता है, एक 13 वाला होता है, ठीक है, जिसका मास 13 होता है, एक जिसका मास 14 होता है। तो ये 12, 13, 14, इनमें से हमने कौन सा सिलेक्ट किया? नॉर्मल वाला कार्बन, जिसका मास क्या रहता है आपका? 12 रहता है, ठीक है। सो उस एक कार्बन एटम का, उस कार्बन 12 का जो पूरा का पूरा मास होगा उसका 12वां हिस्सा, ठीक है, ये देखो उसका 12वां हिस्सा हमने छोटा सा यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इसका ये 12वां हिस्सा, ये क्या हो गया आपका? दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, दिस इज 1 AMU। अब देखो मजे की बात क्या है, आपके एक कार्बन 12 एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ठीक है, इतना मास होता है आपका एक कार्बन 12 एटम का। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका 1 AMU की वैल्यू क्या होगी? इसका 12वां हिस्सा, ठीक है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1/12 के साथ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक का वेट इतना हुआ था, ठीक है, सो अगर मैं इसका 12वां हिस्सा निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? इसको 1/12 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट मेरे पास कितने निकल के आएगी? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सर ये 27 कैसे बना? देखो यहाँ पर हम जो ऊपर चीज कर रहे थे, दिस इज अबाउट द ग्राम, ठीक है, ये हमारे ग्राम्स में आ रहा था, तो हमने इसकी कन्वर्जन कर दी, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और एक डेसिमल प्लेस को हम क्या कर दिए? आगे लेकर आगे, जैसा हम हर बार करते ही हैं, ठीक है। सो ये क्या बन गया जी आपका? -27। अब केजीज में बात आ गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या था? ऐसा यूनिट क्या कहती थी जी? केजी के अंदर, ठीक है, ऐसा यूनिट के हिसाब से केजी के अंदर रखना था, तो हमने केजी के अंदर रखा। ये था एटॉमिक मास यूनिट। अब हम आ रहे हैं थोड़ा हमारी और इंटरेस्टिंग चीज पर, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब भाई रिलेटिव जब भी आपके दिमाग में आता है तो आपको देखना है कंपैरिजन। आपके घर पे आपके रिलेटिव्स आते हैं तो दूसरों से क्या करते हैं? आपका कंपैरिजन करते हैं। केमिस्ट्री में जब भी मैं बोलूंगा रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब क्या होगा? रिलेटिव का मतलब होगा किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना। तो यहां पर हम देखेंगे कि किसी दूसरे एटम का वेट हमारे कार्बन 12 का, वो जो हमने A1 AMU निकाला था, ठीक है, कार्बन 12 का, उसके 1/12 हिस्से से इस एटम का जो कोई दूसरा एटम है, इनके बीच में क्या कंपैरिजन बन रहा है, ठीक है, इनके बीच क्या रेशो क्या है वेट का, ठीक है, कह लो कि डिफरेंस क्या है, या फिर कौन ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा हल्का है। तो हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? 1 AMU, ठीक है, यानी कि आपके कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के साथ, ठीक है, 12वें हिस्से के साथ, और किसी दूसरे एटम के साथ, इनके बीच में हम देखेंगे कंपैरिजन। उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। इट टेल्स हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन एटम, यानी कि 1 AMU से कितना भारी है, ठीक है। 1/12 जो आपका कार्बन एटम का मास होता है उसे हम 1 AMU बोलते हैं ना। तो 1 AMU से आपका कोई दूसरा एटम कितना ज़्यादा भारी है, ये चीज़ हम कहाँ पर देखेंगे? ये चीज़ हम देखेंगे हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास में। रिलेटिव का मतलब सर कंपैरिजन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया भाई? इसका फॉर्मूला बन गया आपके जो भी आपने एटम लिया है, ठीक है, आपने कोई एक्स एलिमेंट लिया, ठीक है, उसका एक एटम उठा लिया, उस एक एटम का मास कितना है डिवाइडेड बाय हमारा कार्बन 12 एटम के 1/12 मास, जिसे हम 1 AMU बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो जो एटम आप देखना चाहते हो, साथ में कंपेयर करना चाहते हो, उसका एक एटम रख लो उस एलिमेंट का, ठीक है, डिवाइड कर दो किसके साथ? आपके 1 AMU के साथ, आपको क्या मिल जाएगा? आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। एक्चुअल में दिस इज नॉट अ मास, ठीक है, ये क्या है असल में? अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे मार्क्स आपसे दुगने आ गए, ठीक है, अगर मैं ऐसा जस्ट इन केस मैंने बोल दिया कि जितने आपके मार्क्स हैं मेरे मार्क्स उससे डबल हैं, तो भाई ये डबल, ट्रिपल, इन सब में कोई यूनिट्स थोड़ी लगती है, ठीक है। सो RAM क्या है? जो आपका रैम है, ठीक है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, वो एक क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ कंपैरिजन बता रहा है। क्लियर है?
फिर भाई एटम के तीन हिस्से देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। याद रखने वाली चीज़ क्या है भाई? याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपका, एक सेकेंड, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है? हेलो, हेलो, ठीक है, चल रही है, क्लियर है। तो याद रखने वाली चीज़ भाई क्या है? याद रखने वाली चीज़ है कि आपका जो ये मास होता है प्रोटॉन का, किसी भी प्रोटॉन का मास उस एलिमेंट के न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है, मानो सोडियम ले लिया, चलो मैं फिर से, मेरी फेवरेट एग्जांपल है सोडियम, मैं हर केस में वही घुसाता हूँ। तो सोडियम ले लिया मैंने, ठीक है। अब जो मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया है, सोडियम का प्रोटॉन जो है वो सोडियम के न्यूट्रॉन के बराबर मास कैरी करता होगा, है ना। और ये वैल्यू जो होती है ये 1 पॉइंट समथिंग आती है, इसलिए हम इसको 1 ही मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग AMU के आसपास इसकी वैल्यू होती है, तो हम इसको नियरली इक्वल टू 1 बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं पूछूं भाई कि आपके प्रोटॉन का मास कितना है, ठीक है, किसी भी प्रोटॉन का, ठीक है, ऐसा नहीं कि सोडियम के लिए कुछ और हो जाएगा, मैग्नीशियम के लिए कुछ और हो जाएगा, नहीं, किसी भी प्रोटॉन का मास, किसी भी न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1 AMU ही रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास भी क्या हो गया? 1 AMU। न्यूट्रॉन का मास भी क्या हो गया? 1 AMU। तो सर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा वो देखो यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है जब हम AMU में इसको देखते हैं तो वो निकलता है 0.00058। कितना कम है ये, ठीक है, कितना ज़्यादा कम है। तो हम इसको नियरली इक्वल टू 0 AMU लिख देते हैं, ठीक है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 0 AMU। यानी कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, आपके एटम के टोटल वेट के अंदर, आपका एक एटम है उसके टोटल भार के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। एटम का वेट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसका न्यूक्लियस का वेट कितना है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कितना भारी है ये बात डिपेंड करेगी, ये बात डिसाइड करेगी, सॉरी, ठीक है, बात डिसाइड करेगी कि आपका एटम का वेट कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट हमने देखा 0 AMU कंसीडर करते हैं हम, ठीक है, उनका जो है वो कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो देखो भाई, किसी एटम का मास कितना होगा? किसी एटम का मास होगा उसके प्रोटॉन्स का मास, ठीक है, प्लस उसके न्यूट्रॉन्स का मास, ठीक है, क्लियर है। अच्छा भाई, अब मैं अगर बोल रहा हूं कि किसी एटम का सारा वेट जो है वो एक सेंटर पे होता है, जैसे हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास में। पूरा एटम है उसका वेट बिल्कुल एक सेंटर में कंसंट्रेट होता है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस पार्ट होता है उसका, वहां पर कंसंट्रेट होता है। तो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उस सेंटर का वेट क्या होगा? उस न्यूक्लियस का वेट होगा प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, क्योंकि वही नहीं दो चीजों से तो बना है, उसके अंदर प्रोटॉन भरे हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन भरे हैं। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, ये सब मिला के क्या बन जाएगा? आपका न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। सो मास ऑफ न्यूक्लियस देखो, इट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन बेसिकली आप सिंपल समझ लो, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, ठीक है, इन दोनों का एक कॉमन नाम हमने दिया है, क्या चीज? न्यूक्लियॉन। इसको इस तरीके से समझो जैसे हम ऐसे कर देते हैं ना कि क्लास में अलग 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 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं राम, श्याम, ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम बजाने की बजाय ऐसे बुलाऊं कि यार क्लास के जितने लड़के हैं बाहर आ जाओ, ठीक है। तो लड़के क्या हो गया? लड़के उनके लिए एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। सर केमिस्ट्री की क्लास में इंग्लिश शुरू हो गई ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया उनके लिए, ठीक है, तो मैं कलेक्टिवली उन सबको बुला रहा हूँ। ऐसे ही आपके न्यूट्रॉन्स अलग हैं, प्रोटॉन्स अलग हैं, ठीक है। तो मैंने कलेक्टिवली इनको कंसीडर करने के लिए क्या कर दिया, एक नाम बना दिया जिसे मैं बोलता हूँ न्यूक्लियॉन, ठीक है। आप क्लास 12th में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपका एक पार्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर भी आप न्यूक्लियॉन टर्म को काफी बार सुनोगे। तो ये शब्द का मतलब क्या होता है? ये शब्द जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हुए, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या है, मल्टीप्लाई बाय मेरे एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा कि उस न्यूक्लियस का वेट कितना है या फिर उस एटम का भार कितना है। समझ गए इतनी बात को? चलिए भाई, तो देखो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, देखो हमने सबसे ऊपर क्या किया था, किसी एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ द वन एटम। तो वन एटम का मास हमने क्या बोला, उसके बराबर ही होगा आपके ये वाले पोर्शन के,
ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर ही होता है एटम का, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसकी जगह इसे पुट किया, क्या बन गया आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा था हमारा 112 इंटू 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन है, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन है, ये क्या हो गया, कट हो गया, 12 से 12 कटा, तो टेक्निकली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हम बचे के रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा, ठीक है। मजे की बात सुन लो, रिलेटिव एटॉमिक मास हो, ग्राम एटॉमिक मास हो, इनमें से आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते। ये मैं सिर्फ इस पर इस मतलब कह लो कि एक इस रीज़न की वजह से करा रहा हूँ कि अगर इन केस आपको आगे जाके आपका कम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन ट्रिक होने की कोशिश कर रहा हो तो आप उस ट्रिक में फंसो मत, ठीक है, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कहो कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, देन मैं वो नहीं कहूँगा, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। चलिए भाई, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की तो दिस बिकम्स टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हो गए। अच्छा भाई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का किसके साथ लेना देना होता था, एटॉमिक मास के साथ लेना देना होता था, है ना, क्योंकि जितना मेरा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होगा उतना ही तो क्या होगा, मेरा एटॉमिक मास होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास क्या होता है 1, तो उसको चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, यानी कि मेरा मास कितना आ गया 3। अगर मान लीजिए किसी में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 है, ठीक है, तो 4 इंटू 1 करो तो एटॉमिक मास कितना बन गया, 4 बन गया। किसी के अंदर 5 है न्यूक्लियॉन्स, तो 5 कर दो, 5 इंटू 1, ठीक है, क्या बन गया 5, आपका क्या बन गया, वेट बन गया, एटॉमिक मास बन गया। तो यानी कि जितना आपका यहाँ पर ये देखिए जितना आपका यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के केस में 1 था, हीलियम के केस में 4 हो गया, लिथियम के केस में 7 हो गया, बेरिलियम के केस में 9 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर ही रहेंगे। तो जैसा मैं बोल रहा था कि वैल्यूज बराबर रहेंगी, चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, चाहे ग्राम एटॉमिक मास हो, चाहे आपका एटॉमिक मास यूनिट हो, वैल्यूज बराबर हैं, सिर्फ यूनिट चेंज होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सब आपके सामने एग्जांपल जो है हमने क्लियर कर दी। आप फिर से एक बार इन सभी पॉइंट्स को भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर बात आती है भाई हमारी कि एटॉमिक मास या फिर जिसे हम एक्चुअल एटॉमिक मास बोलते हैं वो क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने बात की, ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास इसके किसी एटम का, ठीक है, किसी एटम का सही में मास क्या है, ठीक है, एक एटम का सही में मास क्या है। अभी तक हम रिलेटिव पढ़ रहे थे, अब हम सही वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एटम रखा मैंने तराजू पे, उस एटम का मास कितना है, मजाक कर रहा हूँ, तराजू पे रख के नहीं मेजर होता है, ठीक है, एटम को मैंने मान लो रखा किसी वेइंग स्केल पे या फिर तराजू पे, तो उसका क्या वेट आया, दैट इज द एक्चुअल वेट जिसे मैं एटॉमिक मास बोलना चाहता हूँ, ठीक है, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इट इज एटॉमिक मास उस एटम का अपॉन 1 AMU, ये तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जो मेरा एटॉमिक मास होगा दैट वुड बी रैम इंटू 1, है ना, यही हो गया ना। यहाँ पर देखो 1 AMU डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी कि एटॉमिक मास क्या हो गया आपका, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 आपका एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हुई। यानी कि जो भी मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास है मैं उसके साथ क्या कर दूं, अगर AMU लिख दूं, ठीक है, अगर उसके साथ मैं AMU लिख दूं तो वो मेरा एक्चुअल एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे सोडियम के केस में फिर से लेते हैं, सोडियम के केस में जो मेरी वैल्यू निकलती होती है, सोडियम के केस में मेरी वैल्यू निकलेगी रिलेटिव एटॉमिक मास की 23, ठीक है। तो अगर मुझे उसका एटॉमिक मास बनाना है तो मैं उसे 23 AMU लिख दूंगा, ठीक है, क्या करूंगा मैं उसे 23 AM लिख दूंगा, सॉरी AMU लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे मेरा हीलियम है, हीलियम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का वैल्यू क्या होता है 4 होता है ना, 4 निकलेगा वैल्यू, चाहो तो पीछे से सॉल्व करके देख सकते हो, 4 वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर हमने किया भी हुआ देखो 2 4, ठीक है। चलो
ठीक है, 4 वैल्यू निकलेगा। तो अगर मुझे इसका एटॉमिक मास लिखना है तो मैं 4 AMU लिख दूंगा। यानी कि आप जो भी अपना रिलेटिव एटॉमिक मास लिखोगे किसी भी एलिमेंट का, अगर उसके सामने आप AMU लगा देते हो, वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है उसका एटॉमिक मास, या फिर उसका एक्चुअल जो एटॉमिक मास है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल वाला मास हो गया। ठीक है, ये कन्वर्जन आप याद रखना भाई, ये कन्वर्जन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि 1 AMU जो है दिस इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और अगर इसको केजीज में करना हो तो, इसको केजी में करना हो तो हम क्या करते थे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है, वैसे वैल्यू ग्राम्स में है, आपको इसको केजी में लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी ग्राम एटॉमिक मास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।